हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मैं अपनी यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राघव। आज आप लोगों को क्लास 11th का एक नया चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, जिसका आज पहला लेक्चर रहेगा। आइए देखते हैं कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका जीवन की इकाई। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी जीव को पहचानने के लिए कोशिका की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति देखी जाती है। अगर ऐसी कोई वस्तु जिसमें कोशिका पाई जा रही है, उसको हम जीव कह सकते हैं। जिसमें कोशिका नहीं पाई जा रही है, उसको हम निर्जीव कह सकते हैं। अर्थात सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो सभी जीव जो जीव होते हैं वो किन से बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से बना होता है। जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिसे इंग्लिश में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसे इंग्लिश में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहता है। क्या कहता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहता है। यहाँ हम देख लेते हैं कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसका अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइटोलॉजी, साइटो, आज के बाद साइट शब्द कभी भी आया, साइटो एक्चुअल में साइटोस शब्द से मिलकर बना है। आज के बाद साइट शब्द कभी भी आया मीन्स क्या होता है? सेल। और लॉजी मीन्स विज्ञान, अर्थात अध्ययन करना, साइंस। अर्थात कोशिका का विज्ञान या कोशिका विज्ञान। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न पहलू जैसे पहला है जैसे बायोकेमिस्ट्री, कोशिका की बायोकेमिस्ट्री देखें, जेनेटिक्स देखें, फिजियोलॉजी देखें, फिजियोलॉजी आदि, इन सब का अध्ययन करते हैं। उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ बायोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में जैव रसायन कहते हैं, जेनेटिक्स जिसे हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं, और फिजियोलॉजी जिसे हिंदी में कार्यकी कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कोशिका किसे कहते हैं। तो बता दें, कोशिका
कोशिका ऐसी वस्तु है, या हम कह सकते हैं ऐसी वस्तु है जो स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकती है, तथा जिसमें जिसमें एक जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य है, एक जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य है वो इसमें होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोशिका बिना कोई भी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक कोश के जीव, ये दोनों किसके लक्षण हैं? एक कोश की जीव के। जो एक कोश के जीव होते हैं, एक कोश के जीव, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं तथा उनमें जीवन के लिए जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं सब होते हैं। इसी कारण जीव के लिए कोशिका को ही मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अर्थात कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की या जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कोशिका के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं कोशिका के खोज और इतिहास के बारे में। तो कोशिका जिसे सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम देखा था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इसे देखा था, जिसके कारण रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की एक पतली स्लाइड ली। ये कॉर्क किसका था? ये स्पेनिश ऑक का कॉर्क था। स्पेनिश ऑक का कॉर्क था। इस स्लाइड को उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी। तो मधुमक्खी छत्ता जैसा कि ऐसे उनको संरचनाएं दिखें। जिसमें छोटे छोटे खाली डिब्बे जैसी ये संरचनाएं दिखी। ये कोशिका एक्चुअल में इनमें जीव द्रव्य नहीं था, जिसके कारण ये कोशिकाएं कैसी हैं? छोटे खाली डिब्बे जैसी संरचना है। छोटे खाली डिब्बे जैसी संरचना है, जिसको रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया। जिसका अर्थ होता है खाली डिब्बा या खाली स्थान, होलो स्पेस, खाली स्थान। इस सेलुला को हम लोग सेल कहते हैं और हिंदी में
इसे ही कोशिका कहते हैं। चूंकि ये खाली डिब्बा था अर्थात इसमें जीव द्रव्य नहीं था, जीव द्रव्य नहीं था अर्थात ये कोशिकाएं कैसी थी, ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी, ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को देखा, कोशिका भित्ति को देखा। इन सभी चीजों का विवरण रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक, इनके पुस्तक का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इन सभी चीजों का विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। इसके बाद इन्होंने अर्थात रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका देखी थी, इन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा था। तो जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा, तो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा या किसने खोज की, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम 1674 में इन्होंने स्वनिर्मित कोशिकाओं से, स्वनिर्मित सूक्ष्म दर्शी से, स्वनिर्मित सूक्ष्म दर्शी से इन्होंने जीवित कोशिका को देखा। वो जीवित कोशिका कौन कौन से थे, जैसे एक कोश की पादप देखें, एक कोश की जंतु जैसे प्रोटोजोआ देखें, इन्होंने जीवाणुओं को देखा, इन्होंने आरबीसी को देखा, इन्होंने शुक्राणुओं को देखा आदि। इसी प्रकार कोशिकाओं को इन्होंने देखा जो कि छोटे छोटे थे और जीवित थे, जिसके कारण इन कोशिकाओं को ऐसे जीव जो छोटे छोटे थे उनको इन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है छोटा जीव। इसके बाद सन 1831 में एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने आर्किड जड़ की कोशिकाओं में सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की। इसके बाद सन 1835 में डुजार्डिन ने कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ की खोज की, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया। सन 1839 में परकिंजे ने इस जीवित पदार्थों का नाम प्रोटोप्लाज्म दिया, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं।
सन 1838 में कोशिका झिल्ली की खोज हुई। कोशिका झिल्ली की खोज हुई, जिसकी खोज श्वान ने की। श्वान ने की तथा इसका नाम, इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका नाम सन 1855 में नागेली और कैमर ने दिया। कब? सन 1855 में। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कोशिका की खोज कैसे हुई तथा इससे संबंधित कुछ इतिहास के बारे में हम लोग देखें कि कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी में जब कार की पतली स्लाइड को देखा तो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। इन मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में इन्होंने छोटे छोटे खाली डिब्बे को देखा। वो डिब्बे खाली क्यों थे? क्योंकि उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता था या जीव द्रव्य नहीं था, यानी ये कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। इन छोटे छोटे खाली डिब्बे को उन्होंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। अर्थात रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या दिया था? सेलुला नाम दिया था। सेलुला का अर्थ क्या होता है? होलो स्पेस, यानी खाली स्थान, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो इन्होंने किस कोशिका को देखा था? मृत कोशिका को। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कोशिका भित्ति देखी थी। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में जीवित कोशिका खोज की। इन्होंने स्वनिर्मित कोशिकाओं से कौन कौन सी कोशिका देखी थी? जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, आरबीसी, शुक्राणु आदि को इन्होंने देखा। इनमें से जो छोटे छोटे जीव थे उसको इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमल्क्यूल्स नाम दिया, जिसका अर्थ होता है छोटा जीव। इसके बाद सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड जड़ की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। 35 में डुजार्डिन ने कोशिका में जीवित पदार्थ की खोज की, जिसका नाम इन्होंने सारकोड दिया, जिसको सन 1839 में परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, नाम दिया। इन्होंने क्या नाम, कौन सा नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। सन 1838 में कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज श्वान ने की थी तथा इसका नाम नागेली और कैमर ने दिया। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया, स्लाइडेन और श्वान ने। स्लाइडेन एवं श्वान ने। जो स्लाइडेन थे ये जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। सन 1838 में इन्होंने ये देखा कि जो पौधे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। जो पौधा होता है ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। ये कोशिकाएं मिलकर पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। स्लाइडेन का पूरा नाम मैथियास स्लाइडेन था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, मैथियास स्लाइडेन।
और स्वान का पूरा नाम थियोडोर स्वान था। थियोडोर स्वान। तो जो थियोडोर स्वान थे ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये ब्रिटिश के जंतु वैज्ञानिक थे। जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1839 में विभिन्न जंतुओं के अध्ययन के बाद पाया कि जो जंतु होते हैं, जंतु, इनकी कोशिकाओं के बाहर, इनकी कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है, एक पतली परत होती है जिसे आजकल हम जीव द्रव्य कला कहते हैं, जिसे जीव द्रव्य कला या जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली, जिसे इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने जब पादपों का अध्ययन किया, इन्होंने जब पादपों का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसके आधार पर स्वान ने इसके आधार पर सेल हाइपोथेसिस दिया। सेल हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में कोशिका परिकल्पना कहते हैं। कोशिका परिकल्पना कहते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधा, ये कोशिकाओं तथा एवं उनके उत्पाद से बने होते हैं। कोशिकाओं तथा उनके उत्पाद से बने होते हैं। बने होते हैं। परंतु इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अर्थात कोशिका सिद्धांत अभी अपूर्ण रहा। उसके बाद सन 1855 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चोव, किसी में बर्चोव लिखा है, किसी में वर्सो लिखा है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें। रुडोल्फ वर्सो ने यह बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती मीन्स जो पहले से उपस्थित है। प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती हैं। के विभाजन उत्पन्न होती हैं। इसे उन्होंने अपने भाषा में ओमनीस सेलुला कहा, जिसको हिंदी में ये कहते हैं। इसे सेल लिंकेज थ्योरी भी कहते हैं। इसे सेल लिंकेज
थ्योरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार रुडोल्फ वर्सो ने स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत को एक नए रूप से प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं तथा सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। लेकिन कोशिकाओं के कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, जैसे विषाणु, वायरस जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। दूसरा देख लेते हैं, जैसे जीवाणु जिसमें सत्य केंद्रक व कलाबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। कलाबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं आरबीसी एवं चालिनी कोशिका, पौधों में पाए जाने वाली चालिनी कोशिका, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद इस प्रकार से निकल के आते हैं क्योंकि एक प्रारूपिक कोशिका ये होती है कि जो चारों ओर से कोशिका कला से घिरी होती है, जिसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका है जिसके आधार पर ये सभी अपवाद आते हैं। तो इसके आगे कोशिका का समग्र अवलोकन देखते हैं। जैसे यहाँ पादप कोशिका के रूप में प्याज, आप लोग एनसीईआरटी में प्याज की कोशिका को पादप कोशिका का प्रारूपिक रूप के रूप में लिया गया है। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका भित्ति। इसके अंदर जीव द्रव्य कला होती है। जबकि जंतु कोशिका जैसे मनुष्य के गाल की कोशिका ले लेते हैं, इसका जो बाहरी परत होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसका जो बाहरी परत होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। दोनों कोशिका में हम देख सकते हैं कि दोनों कोशिका में एक सघन झिल्ली युक्त संरचना पाई जा रही है, इसमें भी और इसमें भी, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, जो कि आनुवांशिक पदार्थ है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तथा जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अर्थात कोशिका दो प्रकार का हो गया। एक जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जा रहा है, जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहां देख लेते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये दोनों, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। दोनों के अंदर जीव द्रव्य, यहां भी जीव द्रव्य है, ये क्या कहलाता है? जीव द्रव्य।
ये भी जीव द्रव्य है। सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक से बना होता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रक तो होता नहीं है, अर्थात इसके जीव द्रव्य, ये कौन सा जीव द्रव्य पाया जाएगा? यहाँ कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो केंद्रक युक्त कोशिका द्रव्य होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें केंद्रक नहीं होता उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। दोनों पादप एवं जंतु कोशिका में, यहाँ पादप और जंतु कोशिका, इन दोनों में जो कोशिकीय क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? कोशिका द्रव्य में होती हैं। कोशिकीय क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका द्रव्य में होती हैं। और कोशिका के जीव अवस्था संबंधी जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो सभी कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कलाबद्ध कोशिकांग भी पाए जा रहे हैं, जैसे गाल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये सब कैसे हैं? जो कलाबद्ध कोशिकांग, कलाबद्ध तोड़ सकते हैं हम कलाबद्ध कोशिकांग को। इसमें क्या पाया जाता है? कलाबद्ध कोशिकांग। तो कलाबद्ध कोशिकांग किसे कहते हैं? कला अर्थात झिल्ली द्वारा घिरे हुए जो कोशिका के अंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी काय हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, सूक्ष्म काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, रसधानी हो गई। ये सब क्या होते हैं? कलाबद्ध कोशिकांग होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में कलाबद्ध कोशिकांग, इसमें कलाबद्ध कोशिकांग नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित यानी झिल्ली विहीन एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? राइबोसोम है। ये यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक समान होते हैं? जैसे यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या एक समान है? तो हम ये देख सकते हैं जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा, रसधानी पाई जा रही है, इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। तीसरा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में ये सभी अनुपस्थित होते हैं। और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तारक काय पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है जो कि पादप कोशिका में अनुपस्थित है। ये इन दोनों में अंतर हो गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर हो गया। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति जैसे यहाँ दिख रहा है, रसधानी पाई जा रही है, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। जबकि जंतु कोशिका में ये सभी नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तारक काय, सेंट्रियोल पाया जाता है। तो ये रहा कोशिका का समग्र अवलोकन कि कुछ इस प्रकार की कोशिका होती हैं, कुछ इस प्रकार की कोशिका होती हैं, कुछ इस प्रकार। ओवरऑल कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसके आगे हम कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका के प्रकार से पहले देख लेते हैं कोशिका की आकृति एवं आकार के बारे में। अगर हम आकृतियों की बात करें तो कोशिका विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, जैसे छड़नुमा जैसे बैसिलस, गोलाकार जैसे कोकस, ये दोनों, और तीसरा है कौमाकार जैसे विब्रियो। ये तीनों क्या हैं? जीवाणु हैं। ये तीनों
जीवाणु है जो कि क्षणनुमा जैसे ये, गोलाकार ये, और कौमा आकार का जैसे ये। नाशपाती आकार का क्लेमाइडोमोनास होता है। बेलनाकार जैसे जाइलम व फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं। ताराकार जैसे डेस्मिड होता है, और अस्थायी आकार जैसे अमीबा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम आकार की बात करें तो आकार भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे अब तक की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा देखी गई है, जिसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। जबकि जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अब तक की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा देखा गया है। मानव की सबसे छोटी कोशिका एरिथ्रोसाइट। एरिथ शब्द याद रखना, कभी भी एरिथ शब्द आए मीन्स लाल। अभी स्टार्ट में बताया थे साइट मीन्स क्या होता है, कोशिका यानी लाल कोशिका। तो मानव में लाल कोशिका कौन सी होती है, आरबीसी। आरबीसी को ही हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये कोशिका की आकृति एवं आकार हुआ। इसके आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। कोशिका के प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे जो आगे वीडियो पड़े वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।